हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं मधुसूदन बिजलवान देहरादून से। आज हम आरोह भाग 2 का पाठ 3 जो कवि कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश जो काव्य संग्रह है, आत्मजयी जो प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह आदि रचनाएं हैं। कवि को बहुत से सम्मानों से भी नवाजा गया है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, कबीर सम्मान आदि। यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। दूसरी कविता है जो बात सीधी थी, जो दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कथ्य और माध्यम से द्वंद्व उकेरते हुए कवि ने भाषा की सहजता की बात की है। आइए आज पढ़ते हैं कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर कवि कुंवर नारायण ने चिड़िया की उड़ान का आश्रय लेकर सीमा को परिलक्षित करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार चिड़िया की भांति विचारों व कल्पना की उड़ान होती है, परंतु चिड़िया की उड़ने की एक निश्चित सीमा होती है, उसकी अपनी सामर्थ्य होती है, लेकिन कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। कविता तीव्र वेग से उड़ती है और चिड़िया उसकी सीमा को पार नहीं कर सकती। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि कहना चाहते हैं कि कल्पना सीमा रहित होती है और इस घर से उस घर अर्थात देश काल की सीमाओं से मुक्त होकर कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। यहाँ पर कवि ने कल्पना को सीमा रहित बताया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है, चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान की तुलना भी की है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि विचार एवं कल्पना फूलों की भांति खिलते हैं, परंतु फूल एक निश्चित समय तक खिलते हैं, उसके बाद वे मुरझाने लगते हैं, जबकि कल्पना कभी नहीं मुरझाती। वह हर समय हर स्थान पर तरोताजी रहती है, खिलती रहती है, कभी अंदर कभी बाहर, वह हमेशा खिली ही रहती है। अपनी विचार शक्ति और भावधारा से कविता पूरे समाज को महकाती है, अर्थात दिशा प्रदान करती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा क्या जाने। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि फूल जो सौंदर्य का प्रतीक है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है, परंतु कल्पना या कविता की नहीं। कविता एक खेल भी होती है। जिस प्रकार बालक भांति भांति के खेलों के माध्यम से अपना मनोरंजन करता है, ठीक वैसे ही कविता भोले भाले खेलों की तरह होती है। वो सभी का मन बहलाती है, सभी का मनोविनोद करती है, सभी को अपने लक्ष्य की ओर ले जाती है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार बालक के मन में कोई स्वार्थ द्वेष नहीं होता, वह एक घर से लांघते हुए दूसरे घर में प्रवेश करता है, उसके मन में किसी प्रकार का बैर भाव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार कविता में भी कविता सारे बंधनों को
छिन्न भिन्न करके पूरे विश्व को एक करने की सामर्थ्य रखती है। कविता में वो सामर्थ्य है जो कि कभी जो सबको एक कर सकती है। यहाँ पर मूल रूप से कवि ने कविता और बालक में समानता को दिखाते हुए एकता के भाव का प्रसार किया है। भावाभिव्यक्ति सुंदर बन पड़ी है। सर्वथा नवीन उपमानों का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। सहज और सरल शब्दावली का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। अब अगला टॉपिक आता है, बात सीधी थी पर। यहाँ पर कवि ने बताया है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। आजकल के साहित्यकार मूल रूप से साधारण रूप से बात को प्रस्तुत नहीं करते, जिससे वह बात अपने अर्थ को खो देती है। यहाँ पर भी कवि ने यही किया है कि कवि एक बार उस भाषा को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहते हैं कि एक बार मैं एक सीधी बात कहना चाहता था, परंतु मैं भाषा के फेर में इस तरीके से पड़ गया कि उससे वह भाषा अपने अस्तित्व को खो गई। वह सही अर्थ प्रकट करने में असफल रही और इससे वह अर्थ के अंदर, उसके अंदर अर्थ जिस प्रकार कहते हैं कि अर्थ जब बदलता है तो वह अनर्थ कर देता है, उसी प्रकार वह बात भी उलझ गई। कवि कहना चाहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य का मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बिनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि इस बात से परेशान है कि वो जिस भाषा को सुलझाना चाहता है उसमें उतना ही वह उलझता जा रहा है। वह भाषा से अर्थ स्वतंत्र करने के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक पेंच के लिए निश्चित खांचे में यदि पेंच को सही ढंग से न घुसाया जाए, प्रवेश न किया जाए, तो वह पहुंचता नहीं है। ठीक उसी घटनाक्रम को बहुत सारे दर्शक भी देख रहे हैं, और वह दर्शक जब एकाग्रता से उसे देख रहे हैं तो दर्शक बिना सच्चाई समझे जाने उस पर कवि की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कैसी? वो भी झूठी तारीफ। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा की में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहता है कि मैंने ज़्यादा जबरदस्ती करने के कारण उस बात की का जो अस्तित्व था, वास्तविकता थी, वह समाप्त हो गई है। बात की कसावट, बात में जो भाव था, जो उसका पुट था, जो उसका मेन उद्देश्य था, वह मैं उसी में उलझ करके रह गया। इसीलिए आम व्यक्ति साहित्य से आज कटता जा रहा है। कवि कहता है कि जब भाषा में सही अर्थ पाने में वह असफल रहा तो उसे कील की भांति उसने ठीक उसी हथौड़े से ठोक दिया। जिस प्रकार हम हथौड़े से किसी कील को जबरदस्ती ठोकते हैं और वह क्या है, अपनी चूड़ियों को काटते हुए अंदर पहुंच जाती है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई बल या कोई दबाव नहीं रहता है। यहाँ पर कवि ने पेंच को कठिन भाषा के प्रतीक के रूप में रखा है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। अब ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब कवि कहता है कि मेरे द्वारा जो निकाला गया जो अर्थ था, कवि के सम्मुख एक बच्चे की भांति खड़ा था, जो उसके मुंह की ओर टकटके लगाए करके देख रहा था, मानो उस पर व्यंग्य कर रहा हो, कह रहा हो कि भाषा का प्रयोग यदि सहजता से किया जाए तो वह अपने अर्थ को प्रकट कर देता है, लेकिन क्या तुमने इसका अर्थ प्रकट किया? अर्थात मानो यह प्रश्न कवि को
उसकी ओर जो है प्रश्न के रूप में खड़ा है, उस पे हंस रहा है, उस पर व्यंग्य कर रहा है। तो यही इसका उद्देश्य था। यहीं पर हमने कहा कि हमें जब भी कभी कोई बात करनी हो हम स्पष्ट रूप से करें।